आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 15। ठीक है, क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 15 इसका सेकंड पार्ट है। और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। संविधान का निर्माण चैप्टर अपना, और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। सारी अपडेट आपको टेलीग्राम से रेगुलर मिलती रहेगी। और जल्दी ही ये हमारे सिलेबस हो जाए एक बार हिस्ट्री का, फिर हम सोशोलॉजी का नया कोर्स स्टार्ट करेंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लास भी लाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। और आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं, एमसीक्यू टेस्ट, क्विज देना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको फ्री क्विज अवेलेबल है, जहाँ पे आप विभिन्न सब्जेक्ट के जाके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हर हफ्ते में 4 टेस्ट हम वहाँ पे अपलोड करते हैं। जल्दी हम उसमें हिंदी और फिजिकल जैसे सब्जेक्ट भी जोड़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर में हम अब पढ़ने वाले स्टेटमेंट कि किन किन लोगों ने संविधान सभा में क्या क्या अपने विचार रखे थे। ये सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे सोमनाथ लाहिरी। अब ये कम्युनिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है वामपंथी विचारधारा की बातें करेंगे। तो अब देखिए क्या क्या हुआ, समझिए। सोमनाथ लाहिरी जो थे, इन्होंने कहा कि संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता है। यानी इन्होंने कहा कि इनका देखो, ये संविधान सभा का विरोध कर रहे थे एक तरह से। इनका ये मानना था कि ये जो संविधान सभा है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, और अंग्रेज कहीं ना कहीं संविधान सभा पर नियंत्रण कर रहे हैं, और अंग्रेजों ने कुछ प्लान बनाया होगा, उसी को ये संविधान सभा साकार कर रही है। यानी कि ये संविधान सभा को सही नहीं मान रहे थे। इन्होंने कहा कि संविधान सभा में की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद, क्योंकि अभी अंग्रेज देश में ही है, देश छोड़ के नहीं गए, आजाद नहीं हुआ देश, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का साम्राज्यवाद का इनको साया दिखाई देता था संविधान सभा में। इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को भी कहा और आम भारतीयों को भी कहा, उनसे आग्रह किया इन्होंने कि साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से आजाद करो। ये नहीं कि मतलब अब हम आजाद होने वाले हैं तो अंग्रेजों की चीजों को ना छोड़ें। इनके मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि भाई जब हम अपने लिए कानून बना रहे हैं, अपने लिए संविधान बना रहे हैं, तो फिर अंग्रेजों की बनाई हुई संविधान सभा के अनुसार क्यों बना रहे हैं? हमें अपनी खुद की अलग से संविधान सभा बनानी चाहिए। कुछ इस तरीके की ये विचारधारा रख रहे थे। 1946-47 की सर्दियों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, उस समय अंग्रेज अभी भी भारत में थे। समझिए, अंग्रेज भारत में थे। हालांकि सरकार जरूर नेहरू जी की चल रही थी, अंतरिम सरकार, लेकिन ये केवल नाम मात्र की सरकार थी। नियंत्रण जो था वो पूरा का पूरा किसका था? वायसराय और लंदन में बैठे ब्रिटिश सरकार की देखरेख में ये सारा काम करते थे। यानी वायसराय का और लंदन के जो अधिकारी था उनका नियंत्रण था। नाम मात्र की सरकार थी जो कि नेहरू की सरकार थी। सोमनाथ लाहिरी जो थे, इन्होंने अपने साथियों को भी समझाया। इन्होंने कहा कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है, यानी ये जो संविधान सभा है अंग्रेजों ने बनाई है, और ये अंग्रेजों की प्लानिंग योजना को साकार करने का काम कर रही है। आप सचेत हो जाओ, इससे दूर हो जाओ, ऐसे ऐसे इन्होंने बात कही। तो यहाँ पे देखिए सोमनाथ लाहिरी की विचारधारा आपके सामने रखी है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप वहां से समझना। यहाँ पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर जो है इसमें कुछ है नहीं, बस स्टेटमेंट ही हमको पढ़ते रहना है पूरे चैप्टर के अंदर। आगे देखिए क्या हुआ। नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने माना। वो जानते थे कि जो ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता जो हैं वो अलग तरह की संविधान सभा चाहते हैं। ठीक है, और ये सही भी था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में बहुत बड़ा हाथ था। उनके कैबिनेट मिशन उनके अनुसार ही तो ये संविधान सभा बनी थी, और बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इस चीज को पसंद भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ठीक है, लेकिन एक चीज समझिए कि भाई संविधान सभा में कम से कम जो संविधान बना रहे हैं वो लोग तो भारतीय थे। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखने हुए चलना है। ठीक है, अंग्रेजों का काफी हाथ था, और अंग्रेज जो थे उसने सभा के कामकाज पे कुछ शर्त भी लगा रखी थी, यानी कि उनका नियंत्रण भी था। लेकिन नेहरू ने कहा कि आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। आखिर वो कौन सा स्रोत है जिससे इस सभा को शक्ति मिल रही है? तो ये थी जनता की आकांक्षा, यानी कहीं ना कहीं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता की आकांक्षाओं को ही संविधान सभा में रखा जाता था। तो इसलिए कह रहे थे कि ये मत देखो कि संविधान सभा किसने बनाई है, अंग्रेजों ने बनाई, इस पे किसका नियंत्रण है। आप ये देखो कि इस संविधान सभा को शक्ति कहां से मिल रही है। इस तरीके की बातें नेहरू ने की। आगे देखिए, ये कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं, इनकी स्टेटमेंट समझिए। कहते हैं कि सरकार जो है वो सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। और लोकतंत्र में तो खासकर लोकतंत्र जो होता है उसमें जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता में लाती है, जिसको चाहती है उसको सत्ता से हटाती है, यही होता है। तो ये कह रहे हैं कि सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है,
हम यहाँ जुटे हैं, हम सब यहाँ पे जुटे हैं संविधान सभा में क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है। समझिए कहाँ से ताकत मिल रही थी, जनता की ताकत है। और हम इतनी दूर तक जाएंगे, अपने कह रहे हैं कि हम इतनी दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे। यानी जनता चाहेगी जहां तक हमें ले जाना, हम वहीं तक जाएंगे, फिर चाहे वो किसी भी समूह से हो या किसी भी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षा और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। इस तरीके की बातें नेहरू जी ने यहाँ पे कही है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है, बस आपको इसको पढ़ लेना है। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था। हजारों लोग, लाखों लोग आंदोलन में शामिल होते थे और उनकी अभिव्यक्ति और इच्छा का अभिव्यक्त मतलब उनको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन मानी जा रही थी संविधान सभा। आपको मैंने पार्ट 1 में ये बताया था कि जो भी चर्चा होती थी संविधान सभा में या जो भी बहस होती थी उसको न्यूज़पेपर में छापा जाता था और वो न्यूज़पेपर जनता पढ़ती थी, फिर वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती थी, उनसे सुझाव लिए जाते थे, फिर उन सुझावों को यहाँ पर संविधान सभा में रखा जाता था। तो आप समझ गए कैसे ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे देखिए, जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगह रहे थे। यानी कि यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है कि समाज सुधारकों ने कई तरह के काम किए समाज को सुधारने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे कुप्रथा थी बाल विवाह की, कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, इसका विरोध किया। विधवा विवाह, विधवा को दोबारा से विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी, उसको लोग सही नहीं मानते थे, तो इसका विरोध किया गया था। ठीक है, ये कहा गया था कि विधवा विवाह जो है उसको दोबारा से विवाह किया जा सकता है। ठीक है, बाल विवाह का विरोध हुआ लेकिन विधवा विवाह का समर्थन हुआ। तो वे सामाजिक न्याय का ही अलग जगह रहे थे। अब यहीं पे स्वामी विवेकानंद की स्टेटमेंट देखो आप। जब स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने हिंदू धर्म को सुधार के लिए अपनी मुहिम चलाई थी, हिंदू धर्म में सुधार लाना चाहते थे क्योंकि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियां आ चुकी थी और इन्होंने उन चीज़ों को देखा और उसमें सुधार लाना चाहते थे। तो ऐसे में ये धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का प्रयास कर रहे थे। ज्योतिबा फुले जो है, इन्होंने दलित जातियों की पीड़ा को देखा, समझा और उनके लिए सवाल उठाया। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे, इन्होंने मजदूर और किसानों को एकजुट किया, उनकी समस्याओं को सामने रखा। तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे, एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ। दमनकारी और अवैध सरकार कौन सी सरकार थी? अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी। इसके खिलाफ जो थे ये सभी लोग थे। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र व न्याय का नागरिकों के अधिकारों और समानता का संघर्ष ही था। राष्ट्रीय आंदोलन जो था कहीं ना कहीं ये लोगों के अधिकारों और समानता को प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष था, क्योंकि इन लोगों के साथ गलत होता था। अंग्रेज जो थे वो गलत व्यवहार करते थे, इसीलिए लोग चाहते थे कि भाई हमें समानता मिले, हमें हमारे अधिकार मिले, नागरिक अधिकार मिले, हमें स्वतंत्रता मिले। इसीलिए इन्होंने क्या करा? संघर्ष किया विभिन्न आंदोलनों के द्वारा। अब बात करते हैं पृथक निर्वाचिका। देखिए यहाँ से जो था, कोई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपसे नहीं पूछे जाएंगे अभी तक मैंने जो टॉपिक पढ़ा है। यहाँ से आपसे सोमनाथ लाहिरी वाला स्टेटमेंट देके कोई क्वेश्चन बन गया तो बन गया, वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन ये पृथक निर्वाचिका वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं उन चीजों को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए पृथक निर्वाचिका को लेकर लोगों के अलग अलग स्टेटमेंट थे। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के एक बी पोकर बहादुर नाम के एक व्यक्ति थे, नेता थे। तो बी पोकर बहादुर जो थे, इन्होंने पृथक निर्वाचिका के पक्ष में समर्थन किया और भाषण दे दिया। इन्होंने भाषण दिया, इनके भाषण को सुन के बहुत सारे जो राष्ट्रवादी देश प्रेमी लोग थे वो भड़क गए। इन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी। अब ऐसा इन्होंने क्या कहा पृथक निर्वाचिका के से रिलेटेड, तो समझिए। देखो इन्होंने क्या कहा कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वो सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। हमें जरूरत है एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए पॉलिटिकल, जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी और लोगों के साथ सद्भाव के साथ जी सकें और समुदायों के बीच में मतभेद कम हो। यानी कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये पृथक निर्वाचिका के सपोर्ट में है बिल्कुल, और अल्पसंख्यकों को अलग से अधिकार देने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक लोगों का पूरा प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज सुनी जाए, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए
देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता, ऐसा इन्होंने कह दिया। बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की जरूरत जो है वो गैर मुसलमान लोग नहीं समझ सकते और ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों को सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं, ऐसा इनको लगता था। अब ये जो बात थी ये राष्ट्रवादियों को बहुत चुभने वाली बात थी। अब यहाँ पे आप समझो कि आखिर ये पृथक निर्वाचिका क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है और लोग इससे क्यों मतलब नाराज हो रहे हैं। तो देखिए, पृथक निर्वाचिका जो थी ये एक सिस्टम होता है वोटिंग का। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र है, वहां पे अगर पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है, जैसे मान लो यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं और ये मुस्लिमों का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे अलग से उनका निर्वाचन का सिस्टम होगा, तो वहां से जो कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव में वो मुस्लिम ही होगा, जो वोट करने वाली जनता होगी वो मुस्लिम ही होगी, ठीक है। तो कोई गैर मुस्लिम ना तो चुनाव में खड़ा हो सकता है और ना गैर मुस्लिम इन लोगों को वोट कर सकता है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्या है ये पृथक निर्वाचिका। तो कभी भी एक सफल देश में, एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में पृथक निर्वाचिका जो है कभी भी सफल नहीं हो सकती, सक्सेस नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच में दरार पैदा करती है, विभाजन वाली नीति पैदा करती है। तो इसलिए पृथक निर्वाचिका के कोई भी पक्ष में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो बहादुर थे इन्होंने इसके पक्ष में बात कही। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक तो सभी जगह होते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, हमें एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जहां पे जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को बाकी लोगों के साथ ये सद्भाव के साथ रह सकें। और ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिलाना चाहिए, इसलिए इनके लिए क्या कर देना चाहिए, पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम ला देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि मुस्लिमों के लिए जब अलग से पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फूट जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ये सिस्टम हो जाएगा। तो इसको कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। तो इनके इस स्टेटमेंट से बहुत सारे लोग जो थे वो नाराज हो गए। अब देखो इनके रिएक्शन में लोगों ने क्या क्या बयान दिए। इस बयान के बाद भड़के हुए राष्ट्रवादियों द्वारा गर्मा गर्म बहस चली। राष्ट्रवादियों का कहना था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी, और ये सच में था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार, फिर उसके बाद 1919, 1935, ये जो आप एक्ट पढ़ेंगे, जो ये सुधार की बात करते हैं अंग्रेज, इसके द्वारा 1919 में अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। अंग्रेज ये चीज समझ गए थे 1857 के विद्रोह से कि अगर हिंदू मुस्लिमों को और इनके बीच में अगर फूट नहीं डाली तो ये दोबारा से आंदोलन कर सकते हैं और जिससे अंग्रेजों को भयंकर नुकसान होगा, जैसे 1857 में हुआ था। इसीलिए इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट डालने के लिए पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम किया और मुस्लिमों को अलग से ये मतदान वाली व्यवस्था को इन्होंने शुरू की। उसके बाद 1919 में इन्होंने सिखों को और अन्य को भी, ईसाई वगैरह जो थे यहाँ पे, उनको ये पृथक निर्वाचिका वाले सिस्टम में ढालने का प्रयास किया। 1935 के आसपास दलितों को भी मतलब उन्होंने इस तरीके से शामिल करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें पता था जब मुस्लिमों को ये अधिकार मिल गया तो उसके बाद सिखों ने भी मांग कर दी। उन्हें पता था कि अगर हम ऐसा अधिकार दे देते हैं तो इससे क्या होगा, पूरा देश जो है फूट पड़ जाएगी देश में और ये लोग एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो ऐसे अंग्रेजों को फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने ये करा। तो ये जो अलग से जो सिस्टम था, देखिए जैसे आज के समय में पूरे देश में कहीं भी पृथक निर्वाचिका नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं और कोई भी कैंडिडेट किसी को भी चुनाव में वोट दे सकता है। जैसे मान लो हमारी जो सीट है वहां पे मान लो कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा होता है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, कोई क्रिश्चियन खड़ा होता है, कोई अन्य धर्म का खड़ा होता है, किसी भी जाति का, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पृथक निर्वाचिका का कि नहीं हमको तो इसी को वोट देना है, हमको नहीं हमें इसी को वोट देना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और यही सिस्टम है जिससे कि देश से लोग जुड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये था। तो आरवी धुलेकर जो थे इन्होंने बहादुर को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा समझिए। इन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया। ये बात कर रहे हैं, तुम्हें का मतलब है अल्पसंख्यकों की। कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को फुसला लिया, अपनी बातों में बहका लिया। अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है यहाँ पे। अब इस आदत को छोड़ दो जो तुम पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे हो, ऐसा इन्होंने कहा आरवी धुलेकर ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इन्होंने भी इस मामले को देखा। इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है। ये कह रहे हैं कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। ये वल्लभ भाई पटेल ऐसा कहते हैं कि इन्होंने एक मांग की
उनके अनुसार उनके अनुसार ये एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, देश के टुकड़े करा दिए, देश में रक्तपात को जन्म दिया, देश का विभाजन हो गया। ठीक है, इसका कारण बनी, विभाजन का कारण बनी। पटेल जी ने कहा कि क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे फौरन छोड़ दो। और ये सच बात थी। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, देश के जो टुकड़े हुए उसका एक कारण ये भी रहा है पृथक निर्वाचिका, क्योंकि पृथक निर्वाचिका के द्वारा ही अंग्रेजों ने फूट डाल दी थी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे समझने हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका खुलकर विरोध किया। आगे देखिए, गोविंद वल्लभ पंत, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ये प्रस्ताव न केवल देश के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वे बहादुर के विचार से सहमत थे। कौन से विचार से सहमत थे? देखिए, ये इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वे कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। लेकिन वो पृथक निर्वाचिका वाले मुद्दे पर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। जो जीबी पंत थे ये बिल्कुल भी सहमत नहीं थे पृथक निर्वाचिका वाले मुद्दे पे। इनका कहना था कि ये एक आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग कर देगी। यानी सही बात है, इसमें जो भी अगर पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम होगा तो वो पूरी तरीके से अलग थलग हो जाएगा। ये कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों को कमजोर बना देगी, शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। ऐसी ऐसी बातें इन्होंने यहाँ पे कही है। तो इस तरीके से देखिए, पार्ट 2 जो था हमारा वो खत्म हो चुका है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको जरा भी दिक्कत आई है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आप एनसीईआरटी में पढ़ें। आपको यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे। आपके स्टेटमेंट दे रखी है, आपको सभी की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया है। उसकी स्टेटमेंट को आपके सामने रख देंगे पेपर में और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, समझें इसे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।